हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। आज हम सेकेंड अध्याय करेंगे जो है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। इतिहास हमने कर लिया है, अब हम भूगोल कर रहे हैं। एक अध्याय उसमें हो गया है आपका, ये दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, भारत के कोई दो पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम बताने हैं हमें। भारत के कोई दो पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताइए जिनमें 60% से अधिक वन का आवरण है। एक तो हमें राज्यों के नाम बताने हैं, कैसे राज्यों के, कौन से राज्यों के, पूर्वोत्तर के राज्यों के। दूसरा हमें बताना है कि वहाँ पर 60% से अगर अधिक वन है तो क्यों है, उसके हमें कारण भी बताने हैं। जब हम इतनी बात लिखेंगे तब जाके हमारा जो प्रश्न है वो पूरा होगा। तो सबसे पहले तो पूर्वोत्तर के राज्य हमसे पूछे गए हैं, तो पूर्वोत्तर में हमारे पास कुल मिला के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। सबसे पहले सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर यहाँ पर मेघालय और बीच में असम। ठीक, तो कितने राज्य हो गए पूर्वोत्तर में? 8 राज्य। फिर से देखेंगे एक बार, सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ये 8 राज्य हो गए। इसमें आसाम ऐसा है जो बाकी के ये जो 6 राज्य हैं इनसे क्या लगाता है? सीमा लगाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं, कोई दो राज्य पूछे हैं जिनमें 60% से अधिक वन पाए जाते हैं। तो ये हमारे 2 राज्य हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है हमारा राज्य मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर 60% से अधिक वनों का आवरण है। तो पहली बात तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब दूसरा प्रश्न, क्यों है? 2 कारण बताने हैं। अब देखो, पहला कारण, सबसे पहला कारण है यहाँ पर इन राज्यों में वर्षा खूब होती है जो वनों के विकास में सहायक सिद्ध होती है। देखो, वर्षा अगर ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होती है तो हम ये कहते हैं वन मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आपके जो वृक्ष हैं वो बड़े बड़े, और हमें वन कहाँ ज़्यादा मिलेंगे? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो एक तो कारण ये है क्योंकि इन इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, आपके मेघालय में, आपका चेरापूंजी तो यहीं पर है ना जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की। तो जो नॉर्थ या आपका उत्तर पूर्व का इलाका है इसमें बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब बरसात ज़्यादा होती है तो वन अधिक होते हैं। तो वन ज़्यादा, वन का आवरण इसीलिए हमें मिलता है क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है। दूसरा, इन राज्यों की भूमि पहाड़ी है और ऊंची नीची है जिसके कारण वनों का शोषण आसानी से नहीं हो सकता और वन सुरक्षित रहते हैं। एक तो वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए वन ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा, क्योंकि इन राज्यों में पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ जो होती हैं, देखिए वहाँ पे ना लोग जल्दी से जा नहीं पाते। पहाड़ी जो इलाका होता है वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। जनसंख्या वहाँ पे कम होने के पीछे कारण ये है कि वहाँ तक जाने के लिए एक तो बसें वगैरह, आपके जो परिवहन के साधन होते हैं वो मुश्किल होते हैं, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सड़कें बनाना, रेल की पटरी डालना मुश्किल होता है, पहाड़ों की वजह से, पहाड़ की वजह से मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते। फिर दूसरी बात एक और है कि वहाँ पर खेती का इलाका हमें कम मिल पाता है खेती करने के लिए, क्योंकि ढाल है। खेती कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है? जहाँ पे मैदानी इलाका होता है वहाँ खेती ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। जैसे हमारे यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है मैदानी इलाका है, खेती अच्छी हो जाती है। तो वहाँ जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जनसंख्या कम है। जनसंख्या जब कम है तो लोग कम है, लोगों की ज़रूरतें भी वहाँ पर क्या होंगी? कम होंगी। तो जो कम है, तो जो वन बने हुए थे पहले से जो बन गए, अधिक बारिश होने से विकसित ज़्यादा हुए, और अब जब लोग कम है तो कट भी कम रहे हैं, तो कम कट रहे हैं इसलिए आवरण वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलता है। समझ में आया ये दूसरा पॉइंट भी? एक कारण वहाँ पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बरसात ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होने की वजह से वन विकसित ज़्यादा होते हैं। दूसरा, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो परिवहन के साधन कम हैं, लोग कम जाते हैं वहाँ पर,
कम लोग बसे हुए हैं, तो इसलिए उनके जो बने हुए वन हैं वो कट नहीं पा रहे हैं, कम कट रहे हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे वन का आवरण हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो ये दो आपके कारण हैं जिस वजह से वहाँ पर वन आवरण अधिक है। ठीक है, चलें आगे अगले प्रश्न पर। देखो, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास की कारक हैं। ये होगा जगत, यहाँ पे आप लिखेंगे जगत। ठीक है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत के ह्रास की कारण है, यानी हमें ये बताना है कि किस तरीके से मनुष्य जो क्रियाएं कर रहा है वह कैसे वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचाता है और कैसे प्राणी जगत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात हमें बतानी। तो या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि मनुष्य की क्रियाएं वनस्पति जगत को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे बना दीजिए। फिर नीचे लिख दीजिए मनुष्य क्रियाओं से प्राणी जगत पर पड़ने वाले प्रभाव, 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, या फिर जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है ऐसे लिख सकते हैं। आप पर निर्भर करता है, आप दोनों तरीके से उसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे करती हैं, देखते हैं। मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन एवं वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों एवं वन्य जीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई। देखिए, अब जो आपका प्राकृतिक संसाधन है जैसे वन, कहीं भी आपको फैक्ट्री लगानी है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वन काटेंगे। वन की क्या हुई, हानि हुई। आपको रेल लाइन बिछानी है, आने जाने के लिए रेल लाइन की ज़रूरत होती है, रेल लाइन बिछानी है, आप क्या काटेंगे, वन काटेंगे। आपको क्या करना है, कृषि करनी है, जनसंख्या बढ़ गई, कृषि का क्षेत्र कम है, उत्पादन कम है, सबकी, इतने सारे लोगों की भूख को शांत करने के लिए उनको खाद्य को उपलब्ध कराना है, उनके लिए गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए उनके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। अभी उदाहरण स्वरूप 2 हेक्टेयर पर कृषि होती थी, अब कितने पे करनी पड़ेगी, 40 पे करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले खाने वाले 100 लोग थे, अब कितने बढ़ गए हैं, 400 हो गए हैं, तो आपको भूमि बढ़ानी पड़ेगी। कृषि भूमि कब बढ़ेगी, जब वन भूमि कम होगी। आप क्या करोगे, वन काटोगे, तभी तो आपको भूमि मिलेगी और उस पर आप ज़्यादा कृषि करोगे। तो किन कारणों की वजह से हमने क्या किया, वनस्पति जगत को हमने नुकसान पहुंचाया। जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास वन मिल रहे थे उन्हें हमने नुकसान किया। किस वजह से किया, अपने रेल लाइन बिछाने के लिए, कृषि कार्य के लिए किया और वाणिज्य के लिए यानी व्यापार के लिए किया। आप क्या कर रहे हो, आपको फर्नीचर का व्यापार करना है, फर्नीचर का व्यापार करना है, क्या करोगे, पेड़ काटोगे, पेड़ काटोगे तभी तो फर्नीचर बनेगा, उससे पहले तो बन नहीं सकता। तो पेड़ काट दिए तो वनस्पति जगत की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, तो खनन करना है, किसी में भी आपको क्या करना है, गंगा के किनारे आपको क्या करना है, खनन करना है, मिट्टी निकालनी है। मिट्टी निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ तो मिट्टी छोड़ते नहीं इतनी आसानी से, पकड़े रखते हैं उसको, तो आप पहले पेड़ हटाओगे फिर मिट्टी लेकर के आ जाओगे। मिट्टी से क्या बनाओगे, घर, बालू, बजरी, इन सब से क्या बनेगा, घर बनेगा। तो यानी इन सारी क्रियाओं की वजह से इनमें वृद्धि हुई है और इसीलिए वनस्पति जगत को हानि हुई है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र गति से हुआ। यानी जैव विविधता के विनाश का जनसंख्या से सीधा संबंध है। जनसंख्या बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी और ज़रूरतें बढ़ी जैसे ही उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, जैव विविधता को नष्ट करके होगी। ठीक है, चलो, कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवास भी बनाए हैं, बड़े बड़े होटल बना लिए हमने। ठीक है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हमने, बांध बनाए, किस लिए कि भैया हमें बिजली चाहिए, बिजली हमें पूरे समय चाहिए। बिजली कहाँ से आती है, बांधों से आती है। बांध बनाने के लिए क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, जल स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, जैव विविधता को नष्ट किया है। भूमि के इस उपयोग से भी जैव विविधता का ह्रास हुआ है।
अतः मानव अन्य सभी कारकों की अपेक्षा जैव विविधता के ह्रास एवं विनाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी है। ठीक, तो हमने ये देखा कैसे मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास की कारक हैं। तो इस तरीके से जो मानव क्रियाएं हैं वनस्पति जगत को ऐसे खत्म कर रही हैं और प्राणी जगत को कैसे, देखो प्राणी जगत के लिए कैसे खत्म हो रही हैं। जंगल में कौन रहता था, सारे प्राणी रहते थे। हमने क्या किया, कृषि करने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए जंगल काट दिए। जो उनका घर था, पेड़ पौधे के बीच में, वनों के बीच में वो लोग रहते थे, हमने उनका घर खत्म कर दिया। जब हमने उनका घर खत्म कर दिया तो कुछ समय बाद वो खुद भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए इस तरीके से हमने प्राणी जगत को, हमने क्या किया, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। तो जितनी भी मक्खियाँ थीं, जितनी भी मधुमक्खियाँ थीं, वो उस कीटनाशक के जहर से, हमारी फसल तो बढ़ी बहुत ज़्यादा, हमारी फसल तो बढ़ गई, हम तो अपना खाना उतना हमें मिल रहा है जितनी हमें ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे करके उनकी जो प्रजातियां हैं वह खत्म हो गई, वह समाप्त होती गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्रियाओं ने ही, हमने क्या किया, घर में एसी लगा लिया। एसी से इतना आपकी इतनी ज़्यादा गर्मी निकलती है, इतनी ज़्यादा आपका हीट ताप निकलता है कि जो छोटे छोटे आपके जीव हैं सब नष्ट होने लगे, सब खत्म होने लगे। वो उतने तापमान पे नहीं रह सकते, वो उतने तापमान पे रहने के लिए अनुकूल है ही नहीं। तो लेकिन हमने तो अपने फ़ायदे के लिए एसी लगाया और वो खत्म हो गए, उनका विलुप्तीकरण हो गया। ठीक, तो किस प्रकार से मानव की क्रियाओं ने वनस्पति जगत और प्राणी जगत को खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वन एवं वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर हमें एक निबंध लिखना है। देखिए, ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, उसमें वनों को संरक्षित करने की बात की जाती है, हर जीव को संरक्षित करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी हम उन्हें संरक्षित नहीं कर पाते। ठीक, नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बस एक निबंध ये लिखना है कि जो हमारे रीति रिवाज हैं वह किस तरीके से वन को और वन्य जीव को संरक्षित करते हैं, उस पर हमें एक निबंध जैसा लिखना है। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप। भारत में प्रकृति एवं उसके तत्वों के प्रति आस्था, पूजा सदियों पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। पीपल में भगवान का वास होता है ऐसा मानते हैं। जो वट सावित्री आपका अभी व्रत निकल के चुका है, उसमें महिलाएं जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा करती हैं, आंवला के पेड़ की, और तुलसी तो सबके घरों में डेली उस पर पूजा की ही जाती है, उस पर जल चढ़ाया ही जाता है। यानी हमारे जो रीति रिवाज हैं उनमें इन्हें संरक्षित करने की बात की गई है, और ये आज से परंपरा नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है ये परंपरा। ठीक है, शायद इन्हीं विश्वासों के कारण विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में आज भी बचाकर रखा गया है, और यही कारण है कि कई जगह पे जो हमें वन मिलते हैं सुरक्षित, जैसे आपका केरल के अंदर में सबरीमाला मंदिर है, वहाँ पर आपका जो है वन बड़ा सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि इस वन में भगवान रहते हैं, इनका भगवान का वास है, तो वो लोग वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। मतलब वहाँ से एक भी लकड़ी या उनको कभी भी किसी तरीके की हानि नहीं पहुँचाते। तो यही कारण है कि हमारी जो मान्यताएं हैं उनकी वजह से बहुत सारे वन आज भी हमारे मूल रूप में स्थित हैं, या मूल रूप में आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। ऐसे वनों को वही कहते हैं, पवित्र पेड़ों के झुरमुट या फिर देवी देवताओं का स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वो देवी का स्थान है, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, कोई भी जाके वहाँ से वन नहीं काटेगा, कि पेड़ नहीं काटेगा। ठीक है, तो भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं। जैसे
गंगा की पूजा करते हैं हम, ठीक है, बैल की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो हम उस रूप में क्या कर रहे हैं, बंदरों की पूजा, बंदरों को खाना देते हैं। इस रूप में हम क्या कर रहे हैं कि उनका संरक्षण कर रहे हैं एक तरीके से। ये क्या है, हमारे रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। गाय को रोटी देना हमारे रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, उन्हें बचा पा रहे हैं, उन्हें बचा के रख पा रहे हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र समझकर उनके सम्मान और संरक्षण के लिए एक रिवाज बना दिया गया है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ जैसे कि पीपल, बरगद, बेल आदि की पूजा करते हैं। तुलसी तो देखिए हर घर में पूजी ही जाती है। तुलसी और पीपल के वृक्ष देव निवास समझे जाते हैं। आम के पत्ते बहुत ज़्यादा, जब भी आप कभी हवन करते हैं तो उसमें आम की लकड़ी, आम के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कम से कम पूजा के लिए आम के पत्ते उपलब्ध रहें, इसलिए लोग क्या करेंगे, आम के पेड़ों को संरक्षित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आम के पेड़ लगाने के लिए सोचेंगे भी। नीम प्राकृतिक रूप से या पारंपरिक रूप से ये पता है कि नीम से बहुत सारे रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। या कहीं पे नीम का पेड़ दिखता है तो कम से कम उसे तो काटने से पहले एक बार सोचते हैं कि भैया ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसे मत काटो। ठीक, तो विभिन्न धार्मिक आयोजनों में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें मुंडा जाति रहती है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, अभी बताती हूँ बहुविकल्पी प्रश्न आपको। क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, मुंडा और संथाल जनजाति कहाँ मिलती है? मुंडा और संथाल जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक, यानी छोटा नागपुर का क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे पड़ेगा आपका। और यहाँ कौन सी जाति मिलती है? मुंडा और संथाल जनजाति। ठीक, अब ये जो जनजाति है ये किसकी पूजा करती है? महुआ की और कदम की। तो वो लोग एक वृक्ष को, एक पेड़ को संरक्षित कर रहे हैं। किस वजह से संरक्षित कर रहे हैं? क्योंकि उनके रीति रिवाज में ऐसा कहा गया है कि ये पेड़ क्या है? पूजनीय है, ये वृक्ष क्या है? पूजनीय है। ठीक है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इमली का पेड़ तो बचा के रखेंगे, आम का पेड़ बचा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके रीति रिवाजों में कहा गया है कि शादी से पहले यहाँ पर इमली के पेड़ की पूजा होनी है, आम के पेड़ की पूजा होनी है। तो वो इसलिए तो उन्हें फिर नहीं काटेंगे। तो क्या हो रहा है इसकी वजह से? रीति रिवाज की वजह से पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। इसी प्रकार जैसे गाय, बंदर, लंगूर इत्यादि की लोग उपासना करते हैं। ठीक है, कहीं पे घायल अगर गाय देखते हैं तो तुरंत उसके फर्स्ट एड के लिए प्रयास किया जाता है, उसको रोटी देते हैं। ठीक है, उसको ठंड लग रही होती है तो कंबल वगैरह ले जा करके उड़ाते हैं। राजस्थान में विश्नोई समाज, अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न के लिए, विश्नोई समाज कहाँ पे है? राजस्थान में। गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, भौरों के झुंड हैं जो वहाँ के अभिन्न अंग हैं, वहाँ पर मिलता है और विश्नोई समाज उनके साथ में ही रहता है। उन्हें किसी भी तरीके की विश्नोई समाज हानि नहीं पहुँचाता, क्योंकि उनके रिवाजों में, उनके परंपराओं में ये है कि ये सब लोग क्या हैं? पूजनीय हैं। ठीक है, और इनका संरक्षण किया जाता है। अतः हिंदू एवं विभिन्न जाति समुदायों द्वारा ऐसी अनेक धार्मिक परंपराएं हैं जिनके द्वारा वन और वन्यजीव संरक्षण में रीति रिवाज सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत सारे हमारी परंपराएं, हमारे रिवाज ऐसे हैं जो हमें वन और वन्यजीव संरक्षण की ओर लेके जाते हैं, और इन रिवाजों और इन परंपराओं की वजह से ही हम वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो रिवाज हैं, वह भी वन्यजीव संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ठीक, हालांकि आजकल स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। मनुष्य अब इन परंपराओं से परे भी वन्यजीव को हानि पहुंचाना उसने शुरू कर दिया है। माने वो अपनी आर्थिकी के लिए इतना ज़्यादा मतलब
डिवोटेड हो गया है, इतना ज़्यादा उसे आर्थिकी संपन्न बनना है कि वो इन परंपराओं को भी हाशिए पर रख के अपने वन्यजीव जो संरक्षण है उन्हें मतलब उनको कर देते हैं, वनों को हानि पहुंचा देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे आपके आज के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लगातार अभ्यास कर रहे होंगे विद्या क्वेश्चन बैंक लेके, और जो भी यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ उससे आपको लाभ हो रहा होगा। निरंतर अभ्यास करते रहिए और फिर हम अगले अध्याय के साथ में फिर आएंगे। धन्यवाद।